तो हेलो दोस्तों, आज का एडिटोरियल है अ प्लानेटरी एडजस्टमेंट। अ प्लानेटरी एडजस्टमेंट, ये प्लानेटरी अलग है, ये एडजस्टमेंट अलग है। तो अ प्लानेटरी एडजस्टमेंट एक ग्रह समायोजन। प्लानेट मतलब क्या होता है? ग्रह होता है। तो अ प्लानेटरी एडजस्टमेंट एक ग्रह समायोजन। ठीक है, चलिए। इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज द ट्रांजिशन। इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज द ट्रांजिशन। कलर को चेंज किया जाए, इसके बाद में पढ़ाया जाए। ठीक है। इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज द ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्स दैट डू नॉट यू अपसेट द नेचुरल बैलेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे ये राइम नहीं है, ये प्राइम है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन परहैप्स हिज फर्स्ट। इतना ही समझिए पहले। ठीक है, इतना ही समझिए। तो देखिए, इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज द ट्रांजिशन। यहाँ पे ये ट्रांजिशन है। अब ये ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब सेम एज ट्रांसफॉर्मेशन। किसी चीज़ का आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ये मतलब उसमें चेंज कर रहे हो। किसी चीज़ में चेंज करना, किसी की चीज़ में परिवर्तन करना। तो ट्रांजिशन मतलब संक्रमण। एक तरीके से ट्रांजिशन के लिए स्पेशल वर्ड कौन सा है? संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? जैसे नहीं कहते यार संक्रमण हो गया, मतलब कोई वायरस दूसरे में से आप में घुस गया तो चेंज हो गया, संक्रमण हो गया। ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, किसी भी कोई अवस्था या किसी स्थिति में से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होना क्या है? एक ट्रांजिशन है। समझ रहे हो? किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना क्या है? ट्रांजिशन है। जैसे आप जब पेट में थे तो आप फोर्टस थे। ठीक है, फिर आगे चल के आप चाइल्ड हुए, फिर आगे चल के आप यूथ हुए, फिर आगे चल के आप अडल्ट हुए, फिर आगे चल के आप ओल्ड हुए। तो ये सब के मतलब बुढ़ापा आया। तो ये सब क्या है? एक ट्रांजिशन है आपका। जैसे कि एक ट्रांजिशन और कैसे कह सकते हैं आप कि जैसे कि कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर जो तितली होती है, जो बटरफ्लाई होती है तितली, वो कैटरपिलर से बनती है। कैटरपिलर एक छोटी सी एक इल्ली टाइप की होती है, उसमें से कैटरपिलर निकलती है और बाद में क्या बन जाती है? बटरफ्लाई बन जाती है। तो एक ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्स। तो इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज। इंडिया को जो प्रियोरिटाइज मतलब एक तरीके से प्राथमिकता। ठीक है, तो इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज यहाँ पे प्राथमिकता से है, प्रियोरिटाइज प्राथमिकता। तो इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज देयर prioritize the transition to energy source that do not upset the natural balance। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए, वो कहना ये चाह रहा है कि इंडिया को प्राथमिकता देना चाहिए ऐसे ऊर्जा एनर्जी सोर्स, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को जो ऊर्जा स्रोतों संक्रमण को जो डू नॉट अपसेट द नेचुरल। तो देखिए, अपसेट का मतलब है उदास होना। ठीक है, तो उदास होने से यहाँ मतलब है परेशान करना। ठीक है, तो डू नॉट अपसेट द नेचुरल बैलेंस। तो डू नॉट अपसेट द नेचुरल बैलेंस। तो इंडिया मस्ट प्रियोरिटाइज द ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्स। भारत को प्राथमिकता देना चाहिए ऊर्जा स्रोत संक्रमण को, ऐसे ऊर्जा स्रोत संक्रमण को जो प्रकृति को परेशान नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राइम नहीं, प्राइम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन परहैप्स यहाँ पे परहैप्स क्या है? एक एडवर्ब है। यहाँ पे हमने पहले 500 पे समझ लें। तो इंडिया यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। मस्ट प्रियोरिटाइज, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, एक वर्ब है। द ट्रांजिशन यहाँ पे नाउन है। टू एनर्जी सोर्स ऊर्जा स्रोत, ये दोनों ही नाउन हैं। दैट डू नॉट अपसेट। तो डू डज क्या होती हैं? डू डज डिड ये क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। अपसेट उदास करना, परेशान करना। ठीक है, निराश करना, ये सब क्या है? वर्ब हैं। नॉट यहाँ पे एडवर्ब है।
कल भी बताया था कि नॉट क्या होती है, एडवर्ब। द नेचुरल बैलेंस, कौन सा बैलेंस, कौन सा जो बैलेंस मतलब एक तरीके से संतुलन, कौन सा संतुलन, हम कहेंगे प्राकृतिक संतुलन, नेचुरल बैलेंस। तो नेचुरल यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, किसके लिए, बैलेंस के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन परहैप्स हिज फर्स्ट एड्रेस दिस ईयर ऑन द थीम ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पहला जो भाषण है, एक तरीके से एड्रेस, नरेंद्र मोदी इन परहैप्स, परहैप्स यहाँ पे ये जो परहैप्स है, ठीक है, तो परहैप्स का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे परहैप्स का मतलब नहीं कहते हम मे बी, परहैप्स मतलब होता है दोस्तों शायद, ठीक है। आप शायद को क्या कह सकते हैं, परहैप्स कह सकते हैं, ठीक है। इन परहैप्स, और यहाँ पे क्या है, एक ये एडवर्ब है, ठीक है। तो चलिए, इन परहैप्स हिज फर्स्ट एड्रेस दिस ईयर, मतलब जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनका जो पहला जो भाषण है, एड्रेस, भाषण या संबोधन जो है, में जो है उन्होंने क्या किया है, ईयर ऑन द थीम ऑफ एनवायरनमेंट, उन्होंने ये थीम रखा, ठीक है। थीम मतलब एक मोटिव, मोटिव मतलब थीम मतलब एक विषय, इस विषय पे बात की, किस पे, एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो चलिए, तो सीधी सी बात इतनी सी है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने शायद इस वर्ष पर्यावरण के विषय पर अपने पहले संबोधन में टिप्पणी की, ठीक है। हिज फर्स्ट एड्रेस दिस ईयर ऑन द थीम ऑफ एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उस पर उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक नाउन है, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक ये नाउन हो गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। परहैप्स यहाँ पे एडवर्ब है, टाइम को डिनोट कर रही है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे पता, भाषण या क्या कहते हैं, संबोधन, एक क्या है, नाउन है। साल एक नाउन होती है। थीम, किसी चीज़ का थीम होना, नहीं कहते, आपने मोबाइल में भी थीम डालते हो डिस्प्ले पे, ठीक है। थीम मतलब विषय, किस थीम में है, क्या थीम, क्या नहीं कहते भाई तेरा वो थीम क्या है। आप कोई अपन नाटक करते हैं या कॉमेडी करते हैं तो कहते हैं ना थीम क्या है, किस विषय पे कॉमेडी करना है, तो थीम क्या है, ठीक है। ऑफ द एनवायरनमेंट, किस पे, एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट ये पूरा ही क्या है, एक तरीके से ये एनवायरनमेंट पूरा ही नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव नहीं है, एनवायरनमेंट नाउन है, वातावरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Remark that it was not the planet that was fragile, but people and their commitment to conserving nature, from James Lovelock's Gaia hypothesis that posited the interconnectedness of nature, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, रिमार्क दैट इट वॉज नॉट द प्लानेट, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये जो पृथ्वी है, मतलब ये जो रिमार्क दैट इट वॉज नॉट दैट प्लानेट दैट आर प्लानेट दैट वॉज फ्रेजाइल। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्लानेट है, ये जो ग्रह है, ये वह ग्रह नहीं था, ये नाजुक ग्रह नहीं था। फ्रेजाइल मतलब होता है कोई, देखिए फ्रेजाइल यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ नाजुक है, देखने में भले ही वो कठोर हो लेकिन नाजुक हो, जिससे जो आसानी से टूट जाए, वो क्या है, अपना फ्रेजाइल है। कोई चीज़ नाजुक है, क्षणभंगुर है, तो फ्रेजाइल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एक तरीके से ग्रीन कलर में लिखा है, ठीक है। तो फ्रेजाइल कोई भी चीज़, जैसे कि जो कांच का गिलास होता है, कोई नरम वाला वो फ्रेजाइल होता है, देखने में कठोर होता है लेकिन क्षणभंगुर होता है, तनक में टूट जाता है। चाइनीज़ आइटम एक तरीके से फ्रेजाइल ही होते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो ईजिली ब्रोकन और डैमेज हो जाए, आसानी से डैमेज्ड हो जाए और टूट जाए, वो कौन है, फ्रेजाइल। तो ये उनका ये रिमार्क था कि जो प्लानेट है, यह जो प्लानेट है, दैट वाज नॉट फ्रेजाइल, दैट वाज
फ्रेजाइल एंड वॉज नॉट द प्लानट दैट वॉज फ्रेजाइल, कि वो नाजुक ग्रह नहीं था, बट पीपल, इसलिए पीपल लोगों और परंतु लोगों और देयर कमिटमेंट, और उनके जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट नहीं कहते यार, मैंने कमिटमेंट कर दिया, प्रण ले लिया मैंने, ठीक है। तो जो लोग हैं और उनकी जो प्रतिबद्धता है, लोग और प्रकृति के संरक्षण के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता है, किसके लिए, देयर कमिटमेंट बट पीपल, परंतु लोगों और देयर कमिटमेंट और उनकी प्रतिबद्धता टू कंजर्विंग नेचर। कंजर्विंग मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना या संरक्षण प्रदान करना, कंजर्विंग नेचर, ठीक है, नहीं कहते कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन हो, रिजर्व वो होता है, क्या कहते हैं, नौकरियों में भी आरक्षण होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये संरक्षण है, कंजर्विंग, ठीक है। कंजर्विंग नेचर, प्रकृति का संरक्षण, फ्रॉम जेम्स लॉवलॉक्स गेया हाइपोथेसिस, किससे, जेम्स लॉवलॉक्स गेया हाइपोथेसिस। यहाँ पे ये जेम्स लॉवलॉक गेया हाइपोथेसिस किसी का नाम है, और जो हाइपोथेसिस यहाँ पे है परिकल्पना, किसी चीज़ की पहले ही कल्पना कर ली उन्होंने, तो वो परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ठीक है। दैट पॉजिटेड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, जो है जिसने क्या किया, दैट पॉजिटेड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, जिसने जो नेचर, जो प्रकृति का आंतरिक जो जुड़ाव है उसको पॉजिटेट किया, उसको क्या किया, पॉजिटेट किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये नाउन को समझ लें और एडजेक्टिव को समझ। तो रिमार्क यहाँ पे बर है, रिमार्क क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। रिमार्क सीधी सी बात है, किसी चीज़ पे आप मार्क कर रहे हो, ठीक है, और उसको फिर आप रिमार्क कर रहे हो, मतलब डबल से उस पर टिप्पणी कर रहे हो। रिमार्क मतलब एक तरीके से क्या है, टिप्पणी करना किसी चीज़ पे। रिमार्क्ड नहीं कहते यार उसने रिमार्क किया, उस मतलब किसी चीज़ को फिर से उसने दोहराया, टिप्पणी की उसने उस चीज़ पे, तो वो रिमार्क है, ठीक है। तो एक वर्ब है रिमार्क्ड है, और दैट इट बॉज यहाँ पे वर्ब है, बॉज वर्ब ये वर्ब होती हैं। नॉट हम पहले से ही जानते हैं एडवर्ब है। प्लानेट ग्रह एक क्या है, नाउन है। बॉज बर ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है, किसी भी चीज़ को फ्रेजाइल, गिलास फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कोई भी चीज़ की जो क्षणभंगुर हो, ठीक है, या फ्रेजाइल फीलिंग, जो फीलिंग थी आपकी फ्रेजाइल थी, जो थोड़ी सी देर में चली गई या मिट गई या टूट गई, ठीक है, तो फ्रेजाइल फीलिंग, ठीक है। फ्रेजाइल रिलेशनशिप, तो फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है। बट पीपल परंतु लोगों ने, और देयर कमिटमेंट और उनकी प्रतिबद्धता ने, टू कंजर्विंग नेचर जो प्रकृति को संरक्षण देने का जो कमिटमेंट है, फ्रॉम जेम्स लॉवलॉक्स गेया हाइपोथेसिस, जेम्स लॉवलॉक्स परिकल्पना से, दैट पॉजिटेड जिसने दैट पॉजिटेड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, जिसने जो बताया क्या, इंटरकनेक्ट से आंतरिक जुड़ाव, किससे, पॉजिटेड मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब मुझे मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरे मुंह में है पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मतलब किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को पॉजिटेड हाइपोथेसिस दैट पॉजिटेड किसी चीज़ को दिखाना, प्रस्तुत करना, ठीक है। पॉजिटेड मतलब प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को आप प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के लिए, तो आप पॉजिटेट कर रहे हैं। प्रेजेंट जैसे नहीं कहते यार प्रेजेंट, तो वहीं उस वैसे ही क्या होगा, ये पॉजिटेड किसी चीज़ को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेडनेस आंतरिक जुड़ाव ऑफ नेचर प्रकृति का। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो एक नेम है, हाइपोथेसिस एक परिकल्पना, एक नाउन है। पॉजिटेड किसी चीज़ को प्रस्तुत करना एक क्रिया है। वर्ब है। इंटरकनेक्टेडनेस कौन सा जुड़ाव, इंटर, तो इंटर एक क्या है, एडजेक्टिव है। जहाँ भी एनी डबल एस वर्ड आ जाए किसी भी शब्द के लास्ट में, एनी डबल एस वर्ड, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेडनेस है, तो यहाँ पे ये देख के ही पता चल रहा है एनी डबल एस लगा है लास्ट में, तो ये क्या होगा, नाउन होगा, नेचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नोबल ल्यूरेट पोल क्रुटजन, तो नोबल ल्यूरेट जो पोल क्रुटजन है,
तो नोबल ल्यूरेट पॉल क्रुटजन, यहाँ पे ये ल्यूरेट क्या है, लॉरिएट पढ़िए इसको, LAUREATE, लॉरिएट, ठीक है। तो जो नोबल लॉरिएट हैं, लॉरिएट क्या होता है, किसी भी कोई भी अगर बंदा लॉरिएट है, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक लॉरिएट हैं, ठीक है। तो लॉरिएट मतलब पुरस्कार विजेता, किसी ने कोई अच्छा खासा बड़ा पुरस्कार जीता है तो वो लॉरिएट है। तो नोबल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजन, तो जो लॉरिएट्स मतलब क्या होता है, पुरस्कार विजेता। कोई लॉरिएट है तो वो क्या है, उसने पुरस्कार जीता होगा, पुरस्कार विजेता है, वो एक नाउन है। मतलब कोई आउटस्टैंडिंग काम के लिए, कोई आउटस्टैंडिंग काम, कोई आउटस्टैंडिंग जो रचनात्मकता क्रिएटिविटी, ठीक है। और कोई इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के लिए कोई जो पुरस्कार दिया जाता है उसे हम लॉरिएट बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉरिएट मतलब आसान से पुरस्कारों को में कम यूज किया जाता है, जैसे कि आपने अपने स्कूल में कोई कबड्डी जीती तो आप कहने लगें कि लॉरिएट विजेता ऑफ कबड्डी, ठीक है, लॉरिएट ऑफ कबड्डी नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़, अ पर्सन हु इज़ हॉनर्ड विद एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, ठीक है। मतलब कोई आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी की हो, कोई इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट दिमागी शक्ति से कोई हासिल किया हो, तो वो कौन है, लॉरिएट, ठीक है। जैसे रामानुजन पुरस्कार होता है इंडिया में, मैथमेटिक्स में मिलता है, तो वो एक क्या है, रामानुजन लॉरिएट कह सकते हैं आप, रामानुजन पुरस्कार विजेता, ठीक है। पॉल क्रुटजन हु वार्ड, जिसने वार्न दी, जिसने वार्निंग का ये पास्ट फॉर्म है वार्न, ठीक है। तो ये वार्न मतलब क्या होता है, चेतावनी, ठीक है, चिंताएं। वार्निंग मतलब क्या होती है, जैसे एक होता है बरी, ठीक है, बरी चिंता, अपने कहते डोंट वरी यार, चिंता मत करो यार, तो बरी चिंता। फिर यहाँ पे वार्निंग, ठीक है, चेतावनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वार्न मतलब क्या होता है, चेतावनी। तो उन्होंने चेतावनी दी दैट केमिकल इफ्लुएंट, केमिकल जो इफ्लुएंट है, केमिकल इफ्लुएंट। अब केमिकल आप सभी जानते हैं केमिकल माने क्या होता है, तो केमिकल रासायनिक, ठीक है, कोई भी चीज़ केमिकल किसी भी चीज़ में केमिकल है तो वो रासायनिक है, ठीक है। केमिकल एफ्लुएंट्स मतलब क्या होता है, देखिए एक तरीके से अगर आप एफ्लुएंट हैं, मतलब आप एफ्लुएंट व्यक्ति हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एडजेक्टिव लगा दूं एफ्लुएंट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं एफ्लुएंट, ये यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक क्या है, ये नाउन है, यहाँ पे एक क्या है, ये अभी नाउन है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एफ्लुएंट पर्सन कर दूँ, एफ्लुएंट पर्सन, ठीक है, इस एस को हटा के, तो ये एफ्लुएंट पर्सन हो गया। तो एफ्लुएंट पर्सन मतलब ये एफ्लुएंट अब बन गया एडजेक्टिव। तो एफ्लुएंट मतलब वह होते हैं जिनके पास खूब पैसा हो, खूब अमीर आदमी जो मर्सिडीज से घूमते हैं, रोल्स रॉयस से घूमते हैं, जिनमें पैसे की कोई कमी नहीं है, भाई इधर बिजनेस से इनकम हो रही है, 10 करोड़ इधर से आ रहा है, 5 करोड़ इधर से आ रहा है, मतलब पैसे का धारा बह रही है, एक तरीके से नदी बह रही है, तो वो कौन होते हैं, एफ्लुएंट पर्सन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केमिकल एफ्लुएंट की बात की गई है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, रासायनिक बहाव, ठीक है। मतलब अगर आप एफ्लुएंट हैं पैसे में तो पैसे का बहाव है, लेकिन यहाँ पे केमिकल एफ्लुएंट्स है, तो केमिकल एफ्लुएंट्स मतलब जो रासायनिक बहाव है। अब कौन सा बहाव, स्पेशली जो एफ्लुएंट यहाँ पे अब नाउन है, तो यहाँ पे ये बहाव तो होगा नहीं, तो सही मतलब यहाँ पे एफ्लुएंट यहाँ पे नाउन है, तो इसका मतलब ये है अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ, स्पेशली जो द्रव होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अपशिष्ट मतलब जो जैसे फैक्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है, जो केमिकल बच जाते हैं, जो फैल जाते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, जिनका यूज नहीं होता, उन्हें क्या करते हैं, बहा देते हैं पानी में या बाहर नालों में, तो वो केमिकल एफ्लुएंट, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक बहाव या रासायनिक अपशिष्ट, स्पेशली लिक्विड द्रव को, ठीक है। चलिए समझ गए, एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, अपशिष्ट
ठीक है। सीधी सी बात है, एफ्लुएंट इज अ लिक्विड बेस्ड मटेरियल दैट कम्स आउट ऑफ फैक्ट्रीज और सेवरेज। जो एफ्लुएंट वो है वो एक द्रव्य व्यर्थ पदार्थ है जो फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, नालों के द्वारा या नालियों के द्वारा, ठीक है। बर एल्टरिंग, देखिए एल्टर होता है टू चेंज, ठीक है, एल्टर टू चेंज होता है, और एल्टरिंग मतलब बदलना, ठीक है, एल्टरिंग मतलब बदलना, ठीक है। द प्लानेट्स एटमॉस्फेयर, तो जो ग्रह का एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उसको, ठीक है, प्लानेट एटमॉस्फेयर जो ग्रह का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर वातावरण या सॉरी इन्वायरमेंट होता है वातावरण, तो इन्वायरमेंट, तो एटमॉस्फेयर वातावरण नहीं होता होगा, एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो ग्रह का जो वायुमंडल है उसको, ठीक है। तो उनका जो चिंताएं थी, क्या चेतावनी थी कि जो भाई रासायनिक अपशिष्ट हैं वह बदल देंगे ग्रह के वायुमंडल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नोबल विजेता पॉल क्रोडजन एक नाउन है, ठीक है। बॉन्ड चेतावनी देना एक नाउन है, चेतावनी देना एक क्या है, नाउन है, यहाँ पे ये बॉन्ड, ठीक है। केमिकल एफ्लुएंट, या एफ्लुएंट मतलब अपशिष्ट पदार्थ को डिनोट कर रहा है, और कौन से अपशिष्ट पदार्थ, केमिकल, प्लास्टिक एफ्लुएंट, ठीक है, और कह सकते हैं प्लास्टिक एफ्लुएंट, और प्लास्टिक एफ्लुएंट, और मतलब कोई बहुत तरीके के जो एफ्लुएंट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे केमिकल, स्पेशली जो रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनकी बात की जा रही है, तो केमिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है और एफ्लुएंट यहाँ पे नाउन है। बर यहाँ पे वर्ब है, एल्टरिंग बदलना, ठीक है, या चेंज करना, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, परिवर्तन करना या बदलना, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है, वर्ब है। प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर ग्रह का वायुमंडल, एक क्या है, नाउन। एंड कॉजिंग हार्मफुल क्लाइमेट चेंज फीडबैक इफेक्ट्स, ठीक है, एंड कॉजिंग हार्मफुल क्लाइमेट चेंज फीडबैक इफेक्ट, तो सीधी सी बात है, जो हानिकारक जो कॉजिंग हार्मफुल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हार्मफुल है वो हानिकारक है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं तम्बाकू इज़ हार्मफुल योर हेल्थ, जो तम्बाकू होता है वो हानिकारक है आपकी स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर योर लंग्स, जो स्मोकिंग है वह आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो हार्मफुल मतलब हानिकारक। हार्मफुल क्लाइमेट चेंज फीडबैक, जो जलवायु परिवर्तन जो फीडबैक जो प्रतिक्रिया, आप नहीं कहते यार तुम्हारा फीडबैक कैसा रहा, या फीडबैक दे दो हमें, ठीक है। आप कभी कभी किसी ऐप पर जाते हैं, वो बोलते हैं प्लीज़ राइट देयर योर फीडबैक, यहाँ पे अपना प्रतिक्रिया लिखिए इस ऐप के बारे में। तो फीडबैक मतलब होता है दोस्तों, आप कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपने कैसा महसूस किया, आपकी उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है। तो फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स प्रतिक्रिया, जो इफेक्ट्स मतलब जैसे इफेक्टिव होता है, तो इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावशाली होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव होता है। तो इफेक्ट्स यहाँ पे एक नाउन है, तो प्रभाव, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, प्रभाव। तो जो हानिकारक जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया प्रभाव पैदा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो कॉजिंग क्या है, के कारण, ठीक है, की वजह से या के कारण, ठीक है, की वजह से या के कारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हार्मफुल हानिकारक क्लाइमेट चेंज फीडबैक एक नाउन है, हार्मफुल क्लाइमेट चेंज फीडबैक, तो हार्मफुल एक एडजेक्टिव है, क्लाइमेट चेंज एक नाउन है। चलिए, मैनी हैव मेड द केस दैट ह्यूमैनिटी, तो चलिए कोई आ गया था, सॉरी डिस्टर्ब हो गए,
ठीक है। केमिकल एफ्लुएंट्स बर अल्टरिंग द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एंड कॉजिंग हार्मफुल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। Many have made the case that humanity is in the anthropon. Many have made the case that humanity is in the Anthropocene era and is like a geological force that is shaping, ठीक है, the planet destiny। तो सीधी सी बात है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो आपकी जो मैनी हैव मेड द केस दैट कई लोगों ने यह मामला बनाया। मैनी हैव मेड द केस दैट कई लोगों ने यह मामला बनाया कि मानवता, जो यहाँ पे ह्यूमनिटी होता है, ह्यूमनिटी, अगर आपके अंदर ह्यूमनिटी नहीं है तो आप एक तरीके से जानवर हो। ठीक है, अगर आपके अंदर ह्यूमनिटी नहीं है तो आप जानवर हो, और ह्यूमनिटी है तो आप एक मानव हो, एक इंसान हो। तो आप मानवता या इंसानियत, ह्यूमनिटी मतलब क्या होता है, मानवता या इंसानियत। ठीक है, ह्यूमनिटी यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ह्यूमनिटी इज, जो मानवता है, किसकी मानवता इज इन द एंथ्रोपोस एरा। एरा मतलब होता है क्या, युग, युग। ठीक है, एरा युग एक तरीके से क्षेत्र भी कह सकते हैं या युग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि द्वापर युग, द्वापर युग, तो द्वापर एरा। ठीक है, द्वापर युग था जहाँ पे फिर एक था द्वापर युग, और ये ऐसे बहुत सारे युग हुए हैं। ठीक है, जिसमें भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। ठीक है, तो ये कौन से, एंथ्रोपोस एरा, एंथ्रोपोसेन एरा, जैसे द्वापर युग था वैसे ये एंथ्रोपोसेन युग है। एंथ्रोपोसेन युग जहाँ मानव का राज है, मानव का राज, जो मानव प्रकृति को, जो जलवायु परिवर्तन को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जैसे द्वापर युग था वैसे ये मानव युग है, एंथ्रोपोसेन युग है। ठीक है, एंथ्रोपोसेन। चलिए, एरा एंड इज लाइक अ जियोलॉजिकल फोर्स, और जो जियोलॉजिकल जो पृथ्वी से रिलेटेड, ठीक है, जो बल हैं, जियोलॉजिकल जो फोर्स हैं, जो भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिकल एक तरीके से, ये CAL यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आ जाए CAL तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। CAL तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए जियोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक जो बल है, जो फोर्स है, दैट इज शेपिंग द प्लानेट डेस्टिनी, जो दैट इज शेपिंग द प्लानेट डेस्टिनी, जो प्लानेट डेस्टिनी क्या होती है यहाँ पे, ये डेस्टिनी। तो डेस्टिनी मतलब अगर आपकी, यू हैव अ बैड डेस्टिनी, मतलब आपकी जो किस्मत है वो खरा नहीं कहते यार मेरी तो किस्मत खराब है, आई हैव अ बैड डेस्टिनी, आई हैव अ बैड डेस्टिनी, माई डेस्टिनी इज़ नॉट गुड। ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो डेस्टिनी मतलब होता है भाग या किस्मत, भाग या किस्मत। ठीक है, तो दैट इज शेपिंग द प्लानेट डेस्टिनी, जो आकार दे रही है। शेपिंग मतलब आकार देना, किसको, प्लानेट ग्रह के भाग्य को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये हैव मेड एक वर्ब है, केस मामला या मुद्दा। ठीक है, मामला यहाँ पर क्या एक नाउन है, ह्यूमनिटी इंसानियत या मानवता एक नाउन है, इज यहाँ पे वर्ब है। एंथ्रोपोसेन, एंथ्रोपोसेन एरा, जैसे द्वापर युग, कृष्ण युग, ठीक है, महाभारत युग, और जो ऐसे बहुत सारे युग हुए हैं, वैसे ये एंथ्रोपोसेन युग है। ठीक है, एरा मतलब युग होता है, तो एक नाउन है। एंड इज यहाँ पे वर्ब है। लाइक अ जियोलॉजिकल फोर्स, तो जियोलॉजिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसके लिए, फोर्स के लिए। कौन सा बल, भूवैज्ञानिक बल। कौन सा, जियोलॉजिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे जो जैसे ये कौन सा फोर्स है, जियोलॉजिकल फोर्स। ठीक है, भूविज्ञानी बल। चलिए, फोर्स दैट इज शेपिंग द प्लानेट
डेस्टिनी, तो जो ग्रह का जो भाग्य है उसको आकार देना, ठीक है। तो शेपिंग और इज शेपिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब है। However, this gives the distorted sense. However, this gives the distorted sense that is a vaguely defined planets that need protecting. ठीक है, तो सीधी सी बात है। however मतलब यहाँ पे एक एडवर्ब है। however क्या होती है, एडवर्ब होती है और इसका मतलब होता है हालांकि, ठीक है। however हालांकि, however हालांकि, this give है देता है, this gives, इसको सही कर लें पहले दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। हाउएवर हालांकि, जो दिस गिव्स द डिस्टॉर्टेड सेंस, सेंस मतलब यहाँ से भाई सेंस क्या है, ठीक है, नहीं कहते भाई सेंस क्या है, ठीक है। सेंस मतलब यहाँ से अर्थ, से अर्थ क्या है, तो दिस गिव्स है देता है, द डिस्टॉर्टेड अर्थ, डिस्टॉर्टेड मतलब डिस्टर्ब अर्थ, डिस्टॉर्टेड यहाँ पे है एक तरीके से विकृत अर्थ, दैट इट इज वैग्युअली, विकृत अर्थ, दैट इज वैग्युअली डिफाइंड प्लानेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैग्युअली डिफाइंड प्लानेट, तो एक स्पष्ट रूप से जो परिभाषित ग्रह, ठीक है। डिफाइंड मतलब परिभाषित ग्रह, दैट नीड्स प्रोटेक्टिंग, इसे जिसे रक्षा की आवश्यकता है, दैट नीड्स प्रोटेक्टिंग, नीड मतलब आवश्यकता, ज़रूरत, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लें हम और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हाउएवर तो एडवर्ब है, आप समझ पहले ही बता दिया था, ठीक है। हाउएवर क्या है, एडवर्ब है। गिफ्ट्स देना, ये क्या है, एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है। कौन सा सेंस, विकृत सेंस, तो डिस्टॉर्टेड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है और सेंस यहाँ पे नाउन है। दैट इट इज वैग्युअली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। डिफाइंड परिभाषित करना, किसी चीज़ को परिभाषा करना, उसे एक्सप्लेन करना, डिफाइंड करना, एक क्या है, वर्ब है। प्लानेट एक क्या है, नाउन है। ग्रह, नीड्स प्रोटेक्टिंग, ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, एक क्या है, वर्ब है। प्रोटेक्टिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है। रक्षा, ठीक है। आप नहीं कहते यार, वो होता है एक SPG प्रोटेक्शन होता है, जेट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भारत सरकार में, ठीक है। तो स्पेशल गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोटेक्टिंग है, रक्षा, अनोशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नोशन रीइंफोर्स्ड बाय एपोकैलिप्टिक डॉक्यूमेंट्रीज ऑन मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्टिंग ग्लेशियर, तो अ नोशन रीइंफोर्स्ड बाय एपोलिप्टिक, ठीक है। नोशन मतलब एक यहाँ से रुकना, तो चलिए हम कहाँ पे थे, फ़ोन आ गया था, मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए कहाँ पे थे, डिस्टॉर्टेड सेंस दैट इट इज़ वैग्युअली डिफाइंड प्लानेट दैट नीड प्रोटेक्टिंग, अ नोशन रीइंफोर्स्ड बाय एपोकैलिप्टिक। अब एपोकैलिप्टिक क्या होता है, एपोकैलिप्टिक यहाँ पे लिखा है और ये एपोकैलिप्टिक यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, डॉक्यूमेंट्रीज। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो आप सब जानते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है एपोकैलिप्टिक। एपोकैलिप्टिक क्या होता है, मतलब एक तरीके से सर्वनाशक, डिजर्विंग, एक तरीके से कह सकते हैं हम सर्वनाशक, मतलब किसी भी दुनिया का एकदम सर्वनाश हो, उसके ऊपर अगर कोई कमेंट्रीज बनाया जाए तो वो कौन सी कमेंट्री कहलाएगी, एपोकैलिप्टिक। अच्छा वर्ड है एपोकैलिप्टिक, इसका मतलब होता है सर्वनाशक। कौन सा होता है, सर्वनाशक होता है, एडजेक्टिव है। इसका आप यूज कैसे करेंगे, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, द एपोकैलिप्टिक विजन ऑफ इकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो इकोलॉजिस्ट हैं उनका एपोकैलिप्टिक विजन, ठीक है,
इन और इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं आप, इसकी डेफिनेशन हो सकती है डिस्क्राइबिंग और प्रोफेसिंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सर्वनाश को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, एपोकलिप्टिक। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा कि हालांकि यह विकृत अर्थ देता है कि यह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित डिफाइंड ग्रह के है जिसे रक्षा की आवश्यकता है, दैट नीड्स प्रोटेक्टिंग। ठीक है, तो अ नोशन रीइंफोर्स्ड, नोशन यहाँ पे है नोशन रीइंफोर्स, नोशन मतलब एक धारणा, रीइंफोर्स्ड बाय एपोकलिप्टिक डॉक्यूमेंट्रीज और मेल्टिंग ग्लेशियर। यहाँ पे ये ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स समुद्र बर्फ़ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची चोटी हैं बर्फ़ की, एक तरीके से बड़े पहाड़ बड़ी चोटी हैं, तो वो मेल्ट हों, मेल्टिंग कंडीशन में हो तो मेल्टिंग ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर का पिघलना या घुलना। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके एक बात आप समझिए, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बात समझाता हूँ इंटरेस्टिंग वाली, कि आपको पता होगा कि हमारी ये जो पृथ्वी है ना, ये इतनी है, हमारी पृथ्वी कितनी है, इतनी है। अब क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जो हम रह रहे हैं ना, वो सिर्फ हम जो रह रहे हैं, पूरी दुनिया रह रही है, वो 15% भाग है। ठीक है, 15% भाग पूरी दुनिया का, और बाकी जो पृथ्वी है उस पे क्या है, पानी है। अब वो पानी कुछ लिक्विड फॉर्म में है, कुछ बर्फ़ के पहाड़ के फॉर्म में है, ग्लेशियर में है पानी। तो हम इतनी सी ये बीच में ये डार्क है, इसमें रह रहे हैं। तो अब हम जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वायुमंडल गर्म हो रहा है और वायु प्रदूषण हो रहा है और मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो बर्फ़ के पहाड़ हैं ना, ये पिघल रहे हैं तापमान बढ़ने से, मतलब पानी में बदल रहे हैं। अब ये पानी एक दिन इतना हो जाएगा, अगर ये पहाड़ पिघल गए ना, तो पानी इतना हो जाएगा कि ये जो प्लेट, ये जैसे समुद्र में एक नाव होती है ना छोटी सी, वैसे ही हमारी जो पूरे देश है ना दुनिया के मिला के, पूरी जो ज़मीन ममीन सब है, ये एक तरीके से नाव के बराबर है। तो दोस्तों आज बहुत दिक्कत हो गई, फ़ोन ही फ़ोन आ गया, जिससे हमारे वीडियो बनाने में बहुत डिस्टरबेंस हुआ है। तो अब हमने फ़्लाइट मोड पे कर लिया है। अब चलिए हम बिना डिस्टरबेंस के बनाते हैं। तो अभी तक कुछ गड़बड़ हुई हो समझाने में या इधर उधर हुआ है तो उसके लिए क्षमा। अब अच्छे से समझते हैं। द ट्रुथ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, द ट्रुथ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स द ट्रुथ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, इतना ही समझिए। द ट्रुथ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, जो सत्य है थोड़ा और जटिल है। सत्य क्या है, सच्चाई अधिक जटिल है, सच्चाई अधिक जटिल है। मीन्स एम्ब्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स एम्ब्रेस ऑफ एग्रीकल्चर। जो मनुष्य हैं वो एम्ब्रेस क्या होता है, एम्ब्रासिंग या एम्ब्रेस। तो एम्ब्रेस मतलब एम्ब्रेस, जैसे कि कहीं पे लिखा है एम्ब्रेस, तो सीधी सी बात है, जो गले मिलना होता है ना उसे हम एम्ब्रेस कहते हैं। जैसे कि देखिए सीधी सी बात है, आप एक लॉन्ग टाइम के बाद आप अपनी बंदी से मिले, ठीक है, आप अपनी बंदी से मिले और आपने अपनी बंदी को देखा, ट्रू लव है आपके बीच में, आपने बंदी को देखा, आपकी बंदी को देखते ही आपसे रहा नहीं गया और आप दौड़ते हुए उसे झप्पी मार दी, मतलब गले लगा लिया। तो ये जो गले लगाना है ये क्या है, एम्ब्रेस है, गले लगाना, ठीक है, अफेक्शन से, प्यार से गले लगाना एम्ब्रेस है, ठीक है। तो इसे हम एम्ब्रेस बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ होल्डिंग समवन क्लोजली इन वंस आर्म, किसी को अपने पास बाहों में रखना, एम्ब्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है, द ट्रुथ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, मेन जो आदमियों ने, जो लोगों ने जो एम्ब्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसको गले लगा के रखा है, मतलब एक तरीके से प्यार है उससे, कृषि से, क्योंकि कृषि से फ़ायदा होता है, तो कृषि को गले लगा के रखा है। द डोमिनेंस, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सीधी सी बात है, मनुष्य ने गले लगा के रखा है कृषि को।
तो यहाँ पे ये जो ट्रुथ है ये नाउन है, सत्य। इज यहाँ पे वर्ब है, मोर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। मच मोर ये क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं। कॉम्प्लेक्स मेंस एम्ब्रेस, तो मेंस एम्ब्रेस यहाँ पे एक नाउन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जटिल, किसी चीज़ के आगे आप कॉम्प्लेक्स लगा रहे हो, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एक जटिल प्रॉब्लम, एक जटिल समस्या, एक जटिल प्रश्न, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और एम्ब्रेस, गले लगने वाली जो कंडीशन है उसको आप एम्ब्रेस बोलोगे। जैसे आपने किसी कपल को गले लगते हुए देखा एक दूसरे को प्यार से, तो वो क्या है, एक एम्ब्रेस है। एक वो कंडीशन कौन सी है, एक एम्ब्रेस कंडीशन है। ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि, किसानी, खेती किसानी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है हमारा एडिटोरियल, व्हीट एंड राइस, तो हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया, इसको हटाना चाहिए। द डोमिनेंस ऑफ व्हीट एंड राइस एज फूड क्रॉप्स एंड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रैक्ट caused the first major large scale change to global climate though their effect were apparent only over countries। तो वो क्या कहना चाह रहा है, द डोमिनेंस मतलब होता है किसी पे अपना प्रभाव, किसी पे अपना प्रभुत्व। तो अगर डोमिनेंट होता तो वो हो जाता मेरा उस पर प्रभुत्व है। यहाँ पे डोमिनेंस मतलब किसी पे अगर आपका प्रभुत्व है, किसी पे आपका अगर प्रभाव है, तो यहाँ पे द डोमिनेंस ऑफ व्हीट एंड राइस, जो गेहूँ और चावल का जो प्रभुत्व है फूड क्रॉप्स, किस पे, खाद्य फसलों पर। क्योंकि देखिए यहाँ से कहना ये चाह रहा है कि भाई आजकल जो खाद्य फसल हैं उनमें सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा और बाकी खाद्य फसलें होती थी जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब आउट हैं एक तरीके से। इन पे सब किसका डोमिनेंट है, प्रभुत्व है किसका, खाद्य फसलों पे व्हीट का और राइस का, मतलब ये मेन है एज फूड क्रॉप्स, ठीक है, एज अ फ्रूट क्रॉप्स। एंड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रैक्ट कोज द फर्स्ट, एंड क्लियरिंग, और क्लियरिंग मतलब साफ करना, किसी चीज़ की सफाई करना, क्या है, क्लियरिंग है। ठीक है, तो एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, तो जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रैक्ट है, यहाँ पे देखिए ये ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है, ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है, ट्रैक्ट्स मतलब होता है एक तरीके से एक बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र या बहुत बड़ा एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं। अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज़ अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड, अगर हम कहें अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसका मतलब है एक बहुत बड़ा भूभाग को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट कह सकते हैं। जैसे कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यूज ऐसे हो सकता है, दे क्लियर्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, इन्होंने क्लियर कर दिया एक बड़े भूभाग को, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, कृषि के लिए, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें, क्रॉप्स यहाँ पे फसलों से संबंधित है, खाद्य फसल, फूड मतलब खाद्य, एंड द क्लियरिंग और साफ करना ऑफ फॉरेस्ट वनीय क्षेत्र, फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स मतलब वनीय भूभाग, ठीक है। कोज्ड, यहाँ पे कोज्ड द फर्स्ट मेजर लार्ज स्केल चेंज टू ग्लोबल क्लाइमेट, तो ये पहला कारण है किसका, मेजर बड़ा स्केल चेंज टू ग्लोबल क्लाइमेट, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका ये बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है, क्लियरिंग द फॉरेस्ट ट्रैक्ट, वनीय भागों को साफ करना, अब फैक्ट्री लगाने के लिए या वन लगाने के लिए, किसी भी तरीके से कुछ भी करने के लिए ये ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल मतलब वैश्विक, क्लाइमेट मतलब जलवायु, एक ग्लोबल वैश्विक जलवायु में सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है, ये एक प्रमुख कारण है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। डोमिनेंस, किसी चीज़ पे अपना प्रभाव होना, प्रभुत्व होना, एक नाउन है। व्हीट, गेहूँ, पिसी, जो अपन जो अपन रोटी बनाते हैं वो व्हीट, वो एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे ये राइस, जो आप राइस खाते हैं, चावल, बासमती राइस और ये राइस चलते हैं, ये क्या है, नाउन है। एज फूड क्रॉप्स, ये क्या हैं, एक खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य फसलें हैं।
एंड द क्लियरिंग, और इनको साफ करना, किसको साफ करना, और फॉरेस्ट ट्रैक्ट, जो वनीय भूभाग है, जो वनीय भूभाग है उसको साफ करना, या वन क्षेत्रों को साफ करना, ठीक है, वन क्षेत्रों को साफ करना। कोज्ड कारण द फर्स्ट मेजर लार्ज स्केल चेंज टू ग्लोबल क्लाइमेट, तो ये पहला ये पहला वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण है, ठीक है, पहला वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण है। इफेक्ट वर अपेरेंट ओनली ओवर सेंचुरीज क्लाइमेट थ्रू, ठीक है, द फर्स्ट मेजर स्केल टू चेंज ग्लोबल क्लाइमेट थ्रो देयर इफेक्ट वर अपेरेंटली ओनली ओवर सेंचुरीज, ठीक है, इसका प्रभाव कई सौ सालों तक रहेगा, या कई सौ सालों से हो रहा है, ठीक है, हालांकि उनके प्रभाव केवल सदियों से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, फोर ट्रैक्ट एक वनीय क्षेत्र या वनीय भूभाग एक नाउन है, कोज्ड कारण वर्ब है, मेजर लार्ज स्केल चेंजेस, कौन से चेंजेस, कैसे परिवर्तन, मेजर लार्ज स्केल पर परिवर्तन, तो एक मेजर लार्ज स्केल क्या है, एडजेक्टिव है, चेंजेस यहाँ पे क्या है, नाउन है, टू ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्लाइमेट यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो देयर इफेक्ट वर, इफेक्ट प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है, किसी चीज़ पे अगर आपका प्रभाव है तो वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है, वर अपेरेंट ओनली ओवर सेंचुरीज, जो अपेरेंट हुए ओवर ओनली, जो उनका प्रभाव है सदियों से स्पष्ट है, ठीक है, अपेरेंट स्पष्ट है, ओनली ओवर सेंचुरीज। तो चलिए ओनली यहाँ पे क्या है, एल वाई वर्ड क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एडवर्ब होते हैं, और सेंचुरीज मतलब सदियों से, सदियों, सेंचुरीज मतलब कई सौ सालों, सदियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एटमॉस्फेयर चेंज ड्यू टू द डाउन एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडलीय चेंज ड्यू टू द डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल एज एंड द यूज ऑफ फोसिल फ्यूल्स हैपेंड। तो फोसिल फ्यूल्स हैपेंड क्या होता है, जो देखिए सीधी सी बात है, जो औद्योगिक युग की जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण जो वायुमंडलीय परिवर्तन है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे फोसिल फ्यूल्स क्या होता है, फोसिल मतलब जीवाश्म, और फ्यूल्स मतलब ईंधन, ठीक है, फ्यूल नहीं कहते यार, फ्यूल डालना है, तो फोसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होता है, फोसिल्स। दोस्तों आपको खुद पता है कि कई सौ सालों पहले, कई सौ सालों पहले हमारे पृथ्वी पर कई तरीके के जानवर, कई तरीके की स्पीसीज होती थी, कई तरीके के जीव जंतु, ठीक है, आदि मानव, डायनासोर, ठीक है, ऐसे कई जो विलुप्त हो गए हैं। और देखिए डायनासोर का तो हमें अवशेष मिले थे, हमें पता है डायनासोर होते थे, डायनासोर से पहले भी कोई और जीव होते होंगे, कई प्रकार के पेड़ पौधे होते होंगे। तो दुनिया ऐसे ही बदल रही है, नष्ट होती गई, तो क्या हुआ, जो डायनासोर हैं, ऐसे कई वन जो पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, वो क्या है, ज़मीन में दब गए, ठीक है। अब जब जो ज़मीन में वो दब गए या मर के दब गए, उनकी लाशें ज़मीन में नीचे दफन हो गई, ठीक है, एक बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे कोई जंगल है वो पलट जाए, नीचे चला जाए, और उसके ऊपर कोई मिट्टी उड़ के आ जाए और पहाड़ बना ले और नीचे दब जाए। तो कई सौ सालों में ये जो पेड़ पौधे हैं और ये जो पेड़ पौधे और ये जो जीव जंतु हैं, डायनासोर, ये बहुत सारे जीव जंतु हैं, ये दबे रहते हैं कई सौ सालों में, ये सड़ गल के ये द्रव्य बन जाता है, जिससे आज हमारा जो पेट्रोलियम, जो डीजल, जो केरोसिन बन रहा है, वो इनसे ही बन रहा है, इन सड़ गल के इनसे, ठीक है, पेड़ पौधे सड़ गल के कोयला बन जाते हैं। तो ये जो जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म मतलब जीवों का जो देह से बना हुआ, जीवों की देह से बना हुआ ईंधन, ठीक है, समझ गए। तो फोसिल ऑयल क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, समझ आ गया हो तो बहुत खुशी की बात है। चलिए अब आप क्या फोसिल फ्यूल्स, ठीक है, हैपन रिलेटिवली, तो जो जीवाश्म जो ईंधन है,
जो जीवाश्म ईंधन है इसका जो उपयोग है हैपेंड रिलेटिवली अपेक्षाकृत स्पीकिंग बोलते हुए अपेक्षाकृत बोलते हुए इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ब्लिंक क्या होता है, ब्लिंक और आँखों का ब्लिंक क्या होता है, तो आँखों का झपकना। अगर आपकी पल जो आँखों का पल है वो झपकता है, बंद होता है, हर एक सेकंड में बंद खुलता और बंद होता है ऑटोमेटिकली, तो वो क्या है, ब्लिंक ऑफ आई है। वो ब्लिंक है, आँखों का ब्लिंक होना, आँखों का झपकी लेना, ठीक है। तो ये पल का झपकी लेना, तो ये है। तो ये एटमॉस्फेरिक चेंज, एटमॉस्फेरिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, चेंज यहाँ पे नाउन है। ड्यू टू किसके कारण, डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल एज, जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एज है उसकी जो उसके कारण। आज हम किस एज में हैं, इंडस्ट्रियल एज में है। जहाँ देखो वहाँ क्या इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, तो ये इंडस्ट्रियल एज है, ठीक है। तो उसके कारण, ठीक है, यूज यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना किसी चीज़ का क्या है, नाउन है। फॉसिल जीवाश्म ईंधन एक नाउन है। हैपन एक वर्ब है, हैपन हैपन हैपन्स, ठीक है। रिलेटिवली एक एडवर्ब है, अपेक्षाकृत। स्पीकिंग बोलना, बोलते हुए एक क्रिया है। ब्लिंक ऑफ आई, आई को झपका, आँखों को झपका, आँखें एक और पल क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉट इज़ कॉमन टू बोथ, वॉट इज़ कॉमन टू बोथ, दोनों में आम बात क्या है। वॉट इज़ कॉमन टू बोथ, दोनों में आम बात क्या है। वॉट इज़ कॉमन टू बोथ, वॉट इज़ कॉमन टू बोथ, ठीक है। वॉट इज़ कॉमन टू बोथ दीज एराज इज दैट दोज हु सफर्ड द मोस्ट आर द पुअर। तो इसमें आम बात यह है कि इन युगों में, ये जो युग चल रहे हैं, इज दैट दोज हु सफर्ड, इसमें जो सफर्ड करेगा, जो इन चीज़ों से को फेस करेगा या इन चीज़ों से दुखी होगा, सफर्ड करेगा, इन चीज़ों से दुखी होगा, वो कौन होगा, वो कौन होगा, जो पीड़ित, सफर मतलब जैसे सफरिंग होता है, सफरिंग मतलब होती है पीड़ा, तो सफर मतलब कोई जैसे पीड़ित होगा, वो कौन होगा, द मोस्ट आर द पुअर, ज़्यादातर कौन होंगे, गरीब लोग होंगे। अधिकतर कौन होंगे, सब जो गरीब लोग होंगे वही पीड़ित होंगे इन एरिया में, ठीक है, इन एरिया में। क्योंकि देखिए दोस्तों, बड़े बड़े लोगों के तो अपने अपने बंगले हैं, अपने अपने बंगले को चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे हैं, समझना मेरी बात, हरे हरे पेड़ पौधे हैं। और वो ऐसी ऐसी पोर्स कॉलोनियों में रहते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई फैक्ट्री ना हो। लेकिन जो गरीब होता है वो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है जहाँ पे धुआं निकल रहा है, गैसें निकल रही हैं, ठीक है। और जैसे कि रोड फुटपाथों पे सो रहे हैं, और ऐसे कहीं कहीं के गांव में सो रहे हो जहाँ पे बाढ़ आती हैं। तो इन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है इन सब चेंजों से, गरीब ही हो रहा है। बड़े बड़े आदमियों पे इनका कोई पीड़ा नहीं है, इनका कोई पीड़ित नहीं है, सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब होंगे। तो एज यहाँ पे वर्ब है। वॉट यहाँ पे इंटरोगेटिव को दर्शा रहा है। कॉमन यहाँ पे एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है कि कॉमन क्या है, टू बोथ, दोनों में, बोथ मतलब होता है दोनों में, ठीक है। दीज एराज, इन एरिया में, ठीक है। बोथ दीज एरिया, दोनों युगों के लिए आम बात क्या है, इज दैट, यह है कि हु सफर्ड, कौन 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 पीड़ित होगा, द मोस्ट आर द पुअर, सबसे ज़्यादा गरीब लोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित होंगे, सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा गरीब होंगे, ठीक है। और या दोज विद द लीस्ट एजेंसी, या जो मतलब कम एजेंसी वाले हैं वो पीड़ित होंगे। टू शील्ड देमसेल्फ फ्रॉम अ टू शील्ड देमसेल्फ फ्रॉम अ परटर्ब्ड। तो पेटर्ड क्या होता है, पेटर्ड नेचर, फ्रॉम अ पेटर्ड नेचर। अब नेचर को नोट कर रहा है तो मतलब सीधी सी बात है, कुछ खराबी होगा नेचर के बारे में, पेटर्ड नेचर, ठीक है। सील्ड क्योंकि अगर उससे हम बच रहे हैं ऐसे नेचर से तो खराबी होगा। तो यहाँ पे ये पेटर्ड मतलब क्या होता है तो पेटर्ड मतलब होता है एक तरीके से व्याकुल, क्षुब्ध नेचर, ठीक है। पेटर्ड मतलब परटर्ब्ड, PERTURBED, परटर्ब। तो परटर्ब नेचर क्या होता है, देखिए
अगर कोई कोई किसी जैसे इफ़ समवन इज पर्टर्ड बाय समथिंग दे आर बरीड बाय इट, कोई अगर किसी चीज़ से या किसी से पर्टर्ड है तो वह उससे चिंतित है। तो जो चिंतित प्रकृति है या चिंतित नेचर है आने वाला, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई किसी पर्टर्ड का मतलब क्या होता है, इफ़ समवन इज पर्टर्ड बाय समथिंग दे आर बरीड बाय इट, फीलिंग एंजाइटी और कंसर्न, जो चिंताएं या जो टेंशन की जो फीलिंग है उसे हम पर्टर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेचर, तो यहाँ पे देखिए कॉमन यहाँ पे हो ही गया। लीस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एजेंसी यहाँ पे एक संस्था क्या है, नाउन है। शील्ड, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को बचाना अपने आप। जैसे आज कोरोना की दवाई है कोविशील्ड, ठीक है, तो कोरोना से बचाने के लिए कोविशील्ड, ठीक है। तो शील्ड मतलब अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना। देम सेल्फ मतलब अपने आप को। फ्रॉम अ पर्टर्ड नेचर, ये खतरनाक या खतरे वाला नेचर, या जो ऐसा नेचर से बचाना अपने आप को जो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, जो चिंतित कर सकता है अपने आप को। लास्ट ईयर, पिछले साल, उत्तराखंड सो अ अवलांच ऑफ रॉक एंड आइस डिस्ट्रॉय 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड कोज डेथ। तो जो लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है किसके लिए, ईयर के लिए। तो पिछले साल उत्तराखंड एक स्टेट का नाम है इंडिया के, तो इसलिए नाउन है, ठीक है। सो देखा, यहाँ पे देखना क्या है, एक वर्ब है। एन एवलांच, एक एवलांच क्या होता है, तो एवलांच सीधी सी बात है हिमस्खलन, ठीक है। तो हिमस्खलन को हम क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं। हिमस्खलन, एवलांच ऑफ रॉक, तो यहाँ पे देखिए एवलांच ऑफ रॉक, तो एवलांच ऑफ रॉक, देखिए ध्यान से देखना, एवलांच ऑफ रॉक एंड आइस, तो एवलांच ऑफ रॉक एंड आइस, तो ये जो देखिए इतना एक सेंटेंस बन रहा है, मैं आपको बताऊं, इतना एक मतलब देगा, देखिए इतना एक मतलब देगा, एन एवलांच ऑफ रॉक एंड आइस। अब ये आइस डिस्ट्रॉय नहीं, ये डिस्ट्रॉय अलग चीज़ है, इतना, ठीक है। ये मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। देखना, ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई असुविधा होती है तो एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकूं, ठीक है। एन एवलांच ऑफ रॉक एंड आइस, ये एक बात है, ठीक है। तो पिछले साल, लास्ट ईयर, उत्तराखंड ने देखा एन एवलांच, एक हिमस्खलन, किसका, रॉक का। तो अगर कोई पहाड़ है, रॉक एंड आइस, अगर कोई रॉक मतलब क्या होता है, रॉक मतलब होता है चट्टान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक, चट्टान को रॉक बोलते हैं। तो एवलांच ऑफ रॉक, तो कोई चट्टान है वो खिसल गई, कोई चट्टान है वो खिसल गई, तो वो उसका एवलांच हो गया, खिसलना उसका एवलांच हो गया है। तो हिमस्खलन एवं रॉक का भूस्खलन, तो एवलांच ऑफ रॉक एंड एवलांच ऑफ आइस, तो आइस का जो एवलांच होना उसे क्या कहते हैं हम, हिमस्खलन। एवलांच मतलब होता है स्खलन, किसी चीज़ का स्खलन होना। तो एवलांच ऑफ रॉक और एंड आइस, तो बर्फ और जो चट्टान है, चट्टानों का भूस्खलन एवं हिमस्खलन हुआ, जिससे क्या हुआ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या हुआ, डिस्ट्रॉय, मिटा देना, ठीक है, या नष्ट कर देना किसी चीज़ को, तो वो होता है डिस्ट्रॉय। जिसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय किसको, दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो, यहाँ पे देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पावर मतलब शक्ति, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, ठीक है। तो जो हाइड्रो पावर परियोजना है, हाइड्रो पावर परियोजना से मतलब ये है पानी से जो बिजली बनती है, ठीक है, तो उसे हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो यहाँ पे वाटर है, पावर मतलब शक्ति, और प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। तो समझ रहे हो ना। तो जो हाइड्रो पावर परियोजना है, 2 हाइड्रो पावर परियोजना डिस्ट्रॉय हुई, नष्ट हुई, किसके कारण, जो एवलांच हुआ किसका, चट्टानों का और बर्फ़ का, ठीक है। एंड कॉज
और यह कारण बना किसका, डेथ्स का, मौतों का, ठीक है। ये एवलांच, ठीक है, ये हिमस्खलन जो चट्टानों और बर्फ़ का हुआ, इसने 2 फैक्ट्रियाँ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नष्ट किया, डिस्ट्रॉय किया पूर्णतः, और कॉज डेथ्स, और कारण बना मौतों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है नेचर, ये पर्टर्ड, यहाँ पे क्या है, नेचर को बता रहा है कि भाई चिंतित, जो प्रकृति आने वाला नेचर है वो चिंतित है, ठीक है। तो पर्टर्ड भी एडजेक्टिव है, नेचर नाउन है। लास्ट ईयर, कौन सा ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है, या अपकमिंग ईयर, तो ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यार यहाँ पे नाउन है। उत्तराखंड स्टेट का नाम है, नाउन है। सो देखा, एक वर्ब है। अवलांच, हिमस्खलन ऑफ रॉक, तो ये नाउन। आइस एक नाउन है। डिस्ट्रॉय, किस चीज़ को नष्ट करना, एक वर्ब है। टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक परियोजना का नाम है, इसलिए ये नाउन है। कॉज कारण एक नाउन है। डेथ मृत्यु का एक नाउन, ठीक है। चलिए, हम फिर भी मैं अपना दोस्तों बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझसे कहिए, मैं उसका समाधान भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान बिना जाने तो कुछ नहीं जान सकता कि उसमें क्या कमी है, तो आपको बताना चाहिए मेरी कमी क्या है, ठीक है, मैं क्या चीज़, किस पढ़ाने में क्या कमी रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से कमी है तो वो तो सॉल्व नहीं हो सकती, पर मेरे एफर्ट में कोई कमी हो तो आप बताइए। अब जैसे डिस्टर्ब हो रहा है, कभी फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ चीज़ में दोस्तों मैं नहीं कर सकता कुछ, समझिए, मेरे पास नहीं है इतने इंस्ट्रूमेंट। चलिए आगे। द जियोलॉजी ऑफ हिमालय, द जियोलॉजी ऑफ हिमालय, ठीक है, जो हिमालय की जियोलॉजी है, जो भूविज्ञान है, किसका, हिमालय का, हिमालय पर्वत है उसका भूविज्ञान, ठीक है। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। द जियोलॉजी ऑफ हिमालय, जो हिमालय का भूविज्ञान है, वैज्ञानिक हैव लॉन्ग बॉन्ड, वैज्ञानिकों ने क्या किया, लंबे समय से चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है, मेक्स द रीजन इन हॉस्पिटल, कि इस रीजन को, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, जैसे ये है, तो इसमें ये स्पेशली इस चीज़ को हम बता रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे रीजन। क्या, रीजन, इतने में ये इतना क्षेत्र, ये रीजन, ठीक है। तो रीजन, तो यहाँ पे ये रीजन इन हॉस्पिटल टू लार्ज मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड द सेवरल फूड्स, ठीक है, एंड द सेवरल फ्लूड्स लैंडस्लाइड्स एंड earthquakes over the year have underlined the time and again। तो सीधी सी बात है, द जियोलॉजी ऑफ हिमालय, हिमालय की जो भूविज्ञानिक हैं, उन्होंने साइंटिस्ट हैव लॉन्ग बॉन्ड, वैज्ञानिकों से लंबे समय से चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र को बड़ी क्या, कि मेक्स द रीजन, कि इस क्षेत्र को इन हॉस्पिटल टू लार्ज मेगा इंजीनियर प्रोजेक्ट, बड़ी मेगा मतलब होता है कोई बिग, लार्ज, ठीक है, लार्ज मेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो इंजीनियर परियोजना है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है उनमें। एंड द सेवरल फ्लूड्स, और कई फ्लूड्स मतलब यहाँ पे है, फ्लूड्स मतलब होता है बाढ़, ठीक है, कहीं पर फ्लूड्स आई हुई है मतलब बाढ़ आई हुई है, ठीक है। तो फ्लूड मतलब क्या होता है, बाढ़ से होता है, बाढ़ को फ्लूड बोलते हैं। लैंडस्लाइड्स, तो भूस्खलन, लैंडस्लाइड मतलब है लैंड, जो ज़मीन है, लैंड वो स्लाइड हो गया, मतलब ज़मीन का टुकड़ा अलग होना या हटना, ये क्या है, भूस्खलन है, लैंडस्लाइड। एंड अर्थक्वेक्स, और जो भूकंप होता है उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ओवर द ईयर, ठीक है, जो पूरे साल, हैव अंडरलाइन, इसे क्या किया, रेखांकित किया, अंडरलाइन द टाइम एंड अगेन, बार बार, ठीक है, इसे अंडरलाइन किया गया बार बार। तो सीधी सी बात है, वो ये बोल रहा है, इन हॉस्पिटल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दुर्गम बनाना। अगर आप किसी जगह को इन हॉस्पिटल कर रहे हो तो वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी परियोजना नहीं आ पा रही, तो इसको इन हॉस्पिटल बना दिया किसने, सेवरल फ्लूड्स, किसके लिए,
इनहॉस्पिटल किसके लिए बनाया? बड़ी बड़ी जो इंजीनियर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए किसने बनाया? बाढ़ों ने, भूस्खलन ने और भूकंपों ने इनहॉस्पिटल बना दिया। इन कोई चीज़ इनहॉस्पिटेबल है, इनहॉस्पिटल कह रहा था मैं, इनहॉस्पिटेबल है तो वो दुर्गम है किसी चीज़ के लिए, दुर्गम है, कठिन है। इनहॉस्पिटल मतलब दुर्गम, कठिन, अस्तिकारशील है, ठीक है। हार्श एंड डिफ़िकल्ट टू लिव इन, अगर कोई जगह इनहॉस्पिटेबल है तो वहाँ पे रहना कठिन और ख़तरनाक होगा, ठीक है। तो किसके लिए दुर्गम होगा? टू लार्ज मेगा इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए दुर्गम है। किसकी वजह से? एंड द सेवरल फ्लूड, कई बाढ़ें, लैंडस्लाइड, भूस्खलन और अर्थक्वेक ओवर द ईयर हैव अंडरलाइन द टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो हैव अंडरलाइन यहाँ पे वर्ब है, टाइम यहाँ पे समय है, नाउन है, अगेन यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो अगेन एडवर्ब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाइल द अर्थ रीअरेंज इटसेल्फ, जबकि जो पृथ्वी है अपने आप को पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंज कर रही है। लेकिन जब पृथ्वी खुद को पुनर्व्यवस्थित करती है, बट वाइल द अर्थ रीअरेंज इटसेल्फ, जब पृथ्वी अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करती है, इटसेल्फ मतलब होता है अपने आप का, माई सेल्फ, मेरा, ठीक है। योर सेल्फ, अब आपका, इटसेल्फ एक तरीके से पजेसिव केस होते हैं। इट डज सो इन मैनर दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, इट डज सो मैनर दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव एंड लेथल टू दोज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग द डिसइक्विलिब्रियम। तो लेथल क्या होता है यहाँ पे? लीथल, इस लीथल को समझिए। अगर कोई चीज़ लेथल है, एडजेक्टिव है वैसे, तो अगर कोई चीज़ लेथल है तो वो जानलेवा होगी, वो प्राणघातक होगी, ठीक है। अ लेथल अटेम्प्ट, एक जानलेवा हमला, एक जानलेवा प्रयास। कोई चीज़ लेथल है तो वो जानलेवा होगी, प्राणघातक होगी, प्राणहर होगी, ठीक है। मतलब सफिशिएंट होगी मौत के लिए, ठीक है, मौत के लिए सफिशिएंट टू कोज डेथ, डेथ का कारण के लिए सफिशिएंट होगी, ठीक है। जैसे कि अ लेथल कॉकटेल ऑफ एल्कोहल एंड पिल्स, ठीक है। हाई पावर्ड कार्स, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं जिससे आपको लेथल का मतलब समझ में आए। हाई पावर्ड कार्स, एक मतलब ज़्यादा शक्तिशाली कार, जैसे जो फरारी, मतलब जो रेसिंग गाड़ी होती हैं, जैसे वो लैम्बोर्गिनी होती है, ये सब, ठीक है। तो हाई पावर्ड कार आर लेथल वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स। तो जो इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं उन्हें अगर हाई पावर कार दे दी तो वो एक लेथल वेपन्स है, एक प्राणघातक हथियार बन जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। तो लेथल मतलब प्राणघातक, ठीक है। टू दोज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल, जो कम रिस्पॉन्सिबल हैं, कम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? टू दोज हु आर लीस्ट इन रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार हैं, कम जिम्मेदार हैं, फॉर कोजिंग द डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होता है मतलब समानता, ठीक है। किसी चीज़ में आप समानता बनाए रख रहे हैं तो वो कौन सी स्टेट है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे कि मान लो आपकी पढ़ाई भी चल रही है और आपका दोस्त फ्रेंडशिप के साथ बढ़िया वो भी चल रहा है और आपका घर में सब मैनेज है, तो ये आप इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। लेकिन आपके सोशल रिलेशनशिप ख़राब हो जाएं, पढ़ाई अच्छी चले तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई ख़राब हो जाए, सोशल रिलेशन अच्छे चलें तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो वैसे ही अब जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये ख़राब है और हम पैसे और डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। कोजिंग द डिसइक्विलिब्रियम किसके लिए? डिसइक्विलिब्रियम को अगर हिंदी में हम बात करें क्या कह सकते हैं? हम डिसइक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, और डिस लगा है तो असंतुलन, डिस लगा है तो असंतुलन, ठीक है। तो असंतुलन, तो सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात सिर्फ इतनी सी है। लेकिन जब पृथ्वी खुद को पुनर्व्यवस्थित करती है, वहन अर्थ रीअरेंज इटसेल्फ, जब पृथ्वी अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करती है तो इस तरह से ऐसा करती है जो असंतुलन पैदा करने के लिए कम से कम जिम्मेदार लोगों के लिए विनाशकारी और घातक हो सकती है। तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम
पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएंगे तो पृथ्वी अपने आप को फिर से रीअरेंज करेगी। तो इससे क्या होगा, बाढ़ आएंगी, तूफान आएगा, भूकंप फटेंगे, तो बेचारे वो लोग मारे जाएंगे जो इन सब चीज़ों के लिए कम जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो तो अपने बंगलों में सेफ रह जाएंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 यहाँ पे एडवर्ब है, और 10 का मतलब होता है इस प्रकार। 10 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार। इफ़ फ्रेजाइल, इफ़ फ्रेजाइल मतलब मैं समझा ही चुका आपको। इफ़ फ्रेजाइल बर टू मीन अ ब्रिटलनेस, अगर नाजुक का मतलब क्षणभंगुर, ब्रिटलनेस मतलब एक तरीके से फ्रेजाइल का मतलब ब्रिटल भी होता है, ये सिनोनिम है इसका। इफ़ फ्रेजाइल बर टू मीन अ ब्रिटलनेस, नाजुक का मतलब ब्रिटलनेस है, भंगुरता है, भंगुरता। ठीक है, ब्रिटलनेस को आप भंगुरता बोल सकते हैं। नीडिंग केयर, तो इसके लिए देखभाल की आवश्यकता है, इसके लिए क्या है, देखभाल की आवश्यकता है। देन इट इज़ पीपल एंड एनिमल, इट इज़ पीपल एंड एनिमल, है लोगों और जानवरों, दैट नीड प्रोटेक्शन, जो रक्षा चाहते हैं। देन अ वैग्युअली डिफाइंड, इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। प्लानेट इंडियाज़ पोजीशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इज दैट इट कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू रिलाई ऑन पॉल्यूटिंग। इतना ही समझते हैं पहले हम, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही समझिए। 10 यहाँ पे एडवर्ब है, फ्रेजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव है, बर यहाँ पे नाउन है, वर्ब है, मीन यहाँ पे वर्ब है, ब्रिटलनेस भंगुरता एक नाउन है, नीडिंग यहाँ पे ज़रूरत एक क्या है, आवश्यकता। ठीक है, ज़रूरत या आवश्यकता एक क्या है, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। वर्ब है, केयर किसकी ज़रूरत, देखभाल की, तो यहाँ पे नाउन है। इस पीपल लोग यहाँ पे नाउन है, एनिमल यहाँ पे नाउन है, प्रोटेक्शन यहाँ पे नाउन है। तो चलिए अब दोस्तों थोड़ा हम फास्ट पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आज हम डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, चलिए पूरा ही कर देता हूँ मैं, क्या अब इसको छोड़ें। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ा, प्लानेट तक पढ़ लिया। ठीक है, इंडियाज़ पोजीशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इज दैट इट कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू रिलाई ऑन पॉल्यूटिंग फॉसल फ्यूल्स टू अमेलियोरेट द लिविंग कंडीशन ऑफ मोस्ट इंडियन हु हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिलायबल एनर्जी। तो इंडियाज पोजीशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, इंडिया की जो स्थिति है किस पे, जलवायु न्याय की, जलवायु परिवर्तन की, न्याय की, इज दैट की वह है, कैन नॉट बी डिनाइड की वह इसका तिरस्कार नहीं कर सकता, डिनाइड मतलब इनकार या तिरस्कार करना, डिनाइड नहीं कर सकता। द राइट टू रिलाई ऑन पॉल्यूटिंग फॉसिल की वह रिलाई नहीं रहेगा, वह निर्भर नहीं रहेगा ऑन पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल, जो पॉल्यूटिंग जो फॉसिल फ्यूल हैं उन पर, जो पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन है जो वातावरण को पॉल्यूटिंग कर रहे हैं उन पर। ठीक है, टू एमुलियोरेट यहाँ पे क्या होता है, एमेलियोरेट। तो एमेलियोरेट हम किसको बोलेंगे, तो कोई चीज़ अगर एमेलियोरेट है तो उसकी अगर हम आपके यहाँ पे वर्ब है एमेलियोरेट, तो अगर आप किसी चीज़ को एमेलियोरेट कर रहे हैं तो उसमें आप सुधार कर रहे हैं, आप उसमें परिवर्तन कर रहे हो। किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, किसी चीज़ की उन्नति करना एमेलियोरेट है। ठीक है, अगर आप देखिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इससे आप क्या करोगे, लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, तो आप अपनी जो कंडीशन को एमेलियोरेट कर रहे हो। अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, जब आप पढ़ लिख के कुछ करोगे तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या कर लोगे, एमेलियोरेट कर लोगे, उसमें उन्नति कर लोगे, उसमें सुधार कर लोगे। कोई चीज़ खराब है और असंतुष्ट करने वाली है, कोई चीज़ खराब हो और असंतुष्ट करने वाली हो, उसको अगर आप अच्छा बना दो तो वो क्या है, एमेलियोरेट है। वो क्या है, एमेलियोरेट है। समझ रहे हो।
चलिए, जैसे कि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन ने एमुलेट कर दिया हमारे स्टैंडर्ड को, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में सुधार कर दें, जो पहले कठिन थी अब आसान हो गई, तो वो उनमें उन्नति हो गई। उन्नति करना, एमुलेट करना, द लिविंग कंडीशन ऑफ मोस्ट इंडियन, जो उनके सुधार करना, उन्नति करना, पोल्यूटिंग फॉसिल और फ्यूल टू एमुलेट द लिविंग कंडीशन ऑफ मोस्ट इंडियन हु लिमिटेड एक्सेस टू रिलायबल एनर्जी। तो देखिए, उनकी उन्नति करने के लिए हम पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल को डिनाई नहीं कर सकते, जिनकी जो जैविक इस कंडीशन है और मोस्ट इंडियन, ज़्यादातर भारतीयों की, हु हैव लिमिटेड, जो सीमित हैं, एक्सेस टू रिलायबल एनर्जी। एक्सेस मतलब जिन्हें आसानी से कोई चीज़ अपने प्राप्त हो रही है तो वो एक्सेस, ठीक है, एक्सेस टू रिलायबल एनर्जी। रिलायबल एनर्जी मतलब एक तरीके से रिलायबल एनर्जी अब क्या है, आजकल पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो लकड़ी हैं, यही तो रिलायबल एनर्जी हैं, वास्तविक ऊर्जा हैं हमारे लिए, जो हम उपलब्ध हो सकती हैं, ठीक है, तो उन पे, तो ये इसका मतलब था। आगे चलते हैं। 10 इंडिया विल कंटिन्यू टू फायर कोल प्लांट्स, इसलिए 10 इंडिया, ये क्या है, 10 इंडिया विल कंटिन्यू टू फायर कोल प्लांट, इस 10 इंडिया विल कंटिन्यू टू फायर कोल प्लांट, इस प्रकार जो भारत है वह जारी रखेगा टू फायर कोल प्लांट, अपने कोल प्लांटों को। अभी क्या है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये जो लाइट आपके घर में जल रही है, कैसे जल रही है, बन रही होगी कहीं। तो दोस्तों, भारत में इतनी परियोजना नहीं है कि पानी से और सौर ऊर्जा से लाइट बनाई जाए। तो क्या है, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें क्या है, भारत में कोयला अच्छी मात्रा में है, कोयले की अच्छी खदानें हैं, तो कोयला निकाल कर फैक्ट्रियों में जाता है और थर्मल पावर प्लांट की उपयोग करके लाइट बनती है। तो अगर ये कोयला अब भारत में ना हो तो हम लाइट में ही नहीं रह पाएंगे, समझ रहे हो। अगर हम देखिए, लाइट के कई प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, सूरज के द्वारा लाइट बनाना, पानी में मशीन लगा के जिस पर पानी गिरता है, ब्लेड घूमती है और बिजली बन जाती है अल्टरनेटर के द्वारा, ठीक है, और हवा से भी बना सकते हैं। पर भारत में इतने सिर्फ सबसे बड़ा जो लाइट एनर्जी का रिसोर्स है वो है थर्मल पावर प्लांट, तो जो जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, जिससे लाइट बनती है, तो वो इसलिए अपने कोयले को जलाता रहेगा। यहाँ पे लिखा है ना, फायर ये लिखा है फायर, ये लिखा है यहाँ पे, फायर कोल प्लांट वह जारी रखेगा, जलाता रहेगा अपने कोयला प्लांट को, रेज फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को काटता रहेगा। रेज मतलब साफ करना, जैसे वो होती है ना इरेजर, ऐसे रेज मतलब साफ करना मतलब आप पेड़ पौधे काट रहे हो तो आप उसको रेज कर रहे हो। फॉरेस्ट बनों फॉर इंडस्ट्री, किसके लिए रेज करता रहेगा, फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक प्रौद्योगिकी या उद्योगों के लिए। जैसे कि दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भोपाल में गया था, तो यहाँ फॉरेस्ट एरिया में बहुत बड़े क्षेत्र में, पता है, जंगल के बीच में मैदान बना हुआ है, वहाँ पर फैक्ट्री पड़ी हुई हैं। तो एक तरीके से वो रेज ही तो हुआ, रेज फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। रेस्ट फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री एंड बिल्ड रोड इन फ्रॉट, बिल्ड रोड और सड़कों का निर्माण करना, इन फ्रॉट जियोलॉजी, पृथ्वी के बीच में, ठीक है, फ्रॉड जियोलॉजी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पुट द लाइफ ऑफ मिलियन, लाखों लोगों का जीवन संकट में डालना, ठीक है। वुल्नरेबल मतलब एक तरीके से खतरे में डालना, ठीक है। एट क्लाइमेट रिस्क, किस खतरे में, जलवायु परिवर्तन के खतरे में। इन द परसूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसके वजह से, किसके परसूट की वजह से, मतलब किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। तो आर्थिक विकास के लिए यह हो सकता है। चलिए, लास्ट पे बचा है खुशी की बात है, हम कनेक्ट कर दिखाया, इसलिए कहते हैं नेवर गिव अप। भले ही चाहे कुछ कैसे भी हो, हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं।
कमिटमेंट टू नेट जीरो इज सेट डिकेड इनटू द फ्यूचर एट 2070। तो जो भारत का कमिटमेंट है, जो भारत का जो कमिटमेंट है टू नेट ज़ीरो से मतलब है कुल जीरो। मतलब भाई नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि भाई कार्बन बिल्कुल हम उत्सर्जित ही नहीं करेंगे, नेट ज़ीरो रहेगा। नहीं कि बोलते भाई तुम्हारी नेट बर्थ क्या है, नेट इनकम क्या है, नेट बर्थ क्या है, वैसे ही नेट ज़ीरो टू सेट डिकेड्स, इसने सेट किया है डिकेड्स दशकों इनटू द फ्यूचर एट 2070। तो 2000 भारत ने सेट किया है कि 2070 तक हम अपने आप को नेट ज़ीरो कर लेंगे, किसमें, कार्बन में। ठीक है, कार्बन हम नेट ज़ीरो कर लेंगे अपना 2070 तक। पर 2070 तक आज से भी कितनी साल हैं, 50 साल के समथिंग है, 48 ईयर या 50 साल हैं मोटा मोटा। तो 50 साल मतलब डिकेड्स। देखिए डिकेड मतलब होता है एक डिकेड अकेला होता है, यहाँ पे लिखा होता है डिकेड। तो डिकेड होता है दशक, मतलब 10 साल को हम एक डिकेड बोलते हैं, 10 साल को हम एक डिकेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एस लग गया तो 10 साल को हम क्या बोलने लगेंगे अब, दशक, और एस लग गया तो दशकों। ठीक है, तो कई दशकों मतलब 50 साल हो गई ना, 5 दशक हो गए, तो इसलिए कई दशकों। ठीक है, तो ये है, ये भारत का लक्ष्य है। अब ये क्या करेगा, ये देखिए क्या करेगा। ठीक है, ठीक है, 2000 अन्योन यहाँ पे यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन जो अन्योन मतलब अनजाना, अन्योन्स अजनबी। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना, ये अन्योन एडजेक्टिव है, लेकिन ये अन्योन्स क्या है, नाउन है। ठीक है, अनजाना, अनजान और अनजाना। ठीक है, कैरेक्टराइज क्लाइमेट साइंस एंड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अन्योन एडजेक्टिव है, अन्योन से एक नाउन है, कैरेक्टराइज यहाँ पे वर्ब है, क्लाइमेट साइंस जलवायु विज्ञान है जो भारत की। ठीक है, गिवन इट्स साइज एंड पॉपुलेशन, जो दिखाती है गिवन इट्स साइज, इसका आकार और इसकी जनता, विल बी डिसप्रोपोर्शनली वुल्नरेबल। तो जो भारत की जो जनता है वो डिसप्रोपोर्शनली बढ़ रही है, वुल्नरेबल है। वुल्नरेबल मैंने आपको बताया हार्मफुल हो, ठीक है, ख़तरनाक टाइप का। तो डिसप्रोपोर्शनली का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज़ प्रोपोर्शनली है तो सीधी सी बात है भाई, जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग जन्म ले रहे हैं, तो एक अनुपात बना हुआ है। डिसप्रोपोर्शनली मतलब अनुपात नहीं है, उनके बीच में कोई अनुपात नहीं है। तो जैसे कि मान लो कि भाई पेड़ कट रहे हैं, घर पे घर बन रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, जंगल कट के फैक्ट्री डल रही हैं नई नई, तो ये क्या हुआ, डिसप्रोपोर्शनली तो हुआ। डिसप्रोपोर्शनली मतलब कहा जाता है कि कम से कम दो लोगों एक इंसान है तो एक पेड़ तो होना चाहिए। तो अब जब इंसान रहेंगे अरबों में और पेड़ नहीं रहेंगे हज़ारों में, तो वो क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनली तो हो जाएगा। ठीक है, तो एल वाई शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, इसलिए एडवर्ब है, और वुल्नरेबल एक एडजेक्टिव है। चलिए, इट मस्ट एक्सेलरेट द प्रायोरिटाइज द ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्स दैट आर मिनिमल परट्यूरिंग टू द नेचुरल बैलेंस, मिनिमल perturbing to the natural balance, because and on this the science is certain the planet। तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसे मस्ट भी एक्सीलरेट, उसे हमें एक्सीलरेट करना चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए और प्राथमिक करना चाहिए किस चीज़ को, द ट्रांजिशन, परिवर्तनशील, ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्स, जो अभी हमारे एनर्जी सोर्स हैं कोयला, ठीक है, स्पेशली उसको हमें उसका परिवर्तन करना चाहिए, उसको बेहतर बनाना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए किसमें, मिनिमल, न्यूनतम, परटर्बिंग जो हार्मफुल है, न्यूनतम नुकसानदायक, किसके लिए, नेचर के लिए। तो हमें जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी के सोर्स बनाना चाहिए जो मिनिमल, न्यूनतम, नुकसानदायक हो, किसके लिए, प्रकृति के लिए, टू द नेचुरल बैलेंस, प्राकृतिक व्यवस्था के लिए, बिकॉज क्योंकि,
एंड ऑन दिस द साइंस, यह एक विज्ञान है, इज सर्टेन, यह निश्चित है, द प्लानेट, प्लानेट निश्चित है, ठीक है। विच में बी इन अ फॉर्म इनकॉम्प्रहेंसिबल, जो अपूर्ण रूप से एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में है, विल लॉन्ग आउटलास्ट इट करेंट रेसिडेंट, ठीक है। जो अगर आप आउटलास्ट रहना चाहते हैं अपने करेंट रेसिडेंट में, करेंट निवास में, ठीक है, आउटलास्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, डिसप्रोपोर्शनली एक एल वाई शब्द एडवर्ब होते हैं, वुल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, मस्ट एक्सीलरेट यहाँ पे वर्ब है, प्रियोरिटाइज करना, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना है, वर्ब है, ट्रांजिशन यहाँ पे नाउन है, एनर्जी रिसोर्स यहाँ पे नाउन है, आर यहाँ पे वर्ब है, मिनिमल परटर्बिंग टू नेचुरल बैलेंस, तो यहाँ पर मिनिमल क्या है, एडवर्ब है क्योंकि एल वाई वर्ड है, परटर्बिंग एक एडजेक्टिव है, टू द नेचुरल, परटर्बिंग एक नाउन वर्ब है, सॉरी, परटर्बिंग एक वर्ब है, नेचुरल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, नेचुरल एडजेक्टिव है, किसके लिए, बैलेंस के लिए, तो यहाँ पे ये बैलेंस, बिकॉज क्योंकि, एंड ऑन दिस द साइंस, और इसमें यह विज्ञान है, इज सर्टेन, यह विज्ञान निश्चित है, द प्लानेट, जो ग्रह हैं, सर्टेन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, द प्लानेट यहाँ पे क्या है, नाउन है, विच में जो है होंगे, मे बी शायद, मे बी मतलब क्या होता है, शायद, अपन नहीं कहते यार क्या वो ऐसा करेगा, तो अपन जवाब देते हैं ना, मे बी शायद, मे बी शायद, ठीक है। इन अ फॉर्म इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अपूर्णता उपस्थित, ठीक है। तो यहाँ पे इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट यहाँ पे नाउन है, बिल यहाँ पे वर्ब है, लॉन्ग यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, आउटलास्ट यहाँ पे वर्ब है, करंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और रेसिडेंट निवास, रेसिडेंट मतलब क्या होता है, निवास, यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो आई होप दोस्तों, देखिए पहली बात तो इस सेशन में कोई भी वो हुई हो आपकी दिक्कत, तो उसके लिए आई एम सॉरी। दूसरी बात, इसमें अगर कोई कमी दिखी हो तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, क्योंकि ये सेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है बनने में, तो पर मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो आप मुझे इनकरेज करना ना भूलना, क्योंकि इसमें आप इनकरेज करेंगे तभी मैं नेक्स्ट में बेस्ट दे पाऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंद।